दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और लेकर आई हूं आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। राजेश्वरी जी की हालत देखकर स्वराज ने रागिनी के पास जाकर उसे चांटा लगाया और छोटे बच्चे की तरह डरते हुए बोला, दादी की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। अगर मेरी दादी को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे जीने का सहारा है मेरी दादी, और मेरे जीवन से मेरा ये सहारा भगवान भी नहीं छीन सकते। इसके पहले कि दादी को होश आए और वो तुम्हें मयंक के घर जाने से रोके, तुम अपना सामान पैक करो और मयंक के घर चली जाओ। और अब मुझे अपनी शक्ल तभी दिखाना जब मयंक का पेरिस का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, वरना मेरे सामने दोबारा मत आना। रागिनी ने उससे रिक्वेस्ट की, मैं मयंक के घर चली जाऊंगी, मगर अभी दादी को मेरी जरूरत है। डॉक्टर के आने तक मैं यहां रुकना चाहती हूँ। पहले ही तुम उन्हें सब कुछ बताकर मेरी बहुत मदद कर चुकी हो। तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना सामान पैक करो और निकलो यहां से। दादी के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। यह कहकर उसने गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, मगर उसकी बातें सुने बिना रागिनी उसके कमरे के बाहर ही बैठी रही। तभी डॉक्टर आए और राजेश्वरी जी की हालत देखकर स्वराज को बोले, इन्हें हमें लेकर अभी हॉस्पिटल जाना होगा। स्वराज ने उनसे कहा, नहीं, दादी हॉस्पिटल नहीं जाएंगी। आपको जो कुछ करना है यही कीजिए। इस घर को हॉस्पिटल बना दीजिए और पैसों की परवाह बिल्कुल मत करिए। डॉक्टर ने उसे समझाया, सब कुछ पैसों से नहीं होता है। हम डॉक्टर हमारा बेस्ट ही देते हैं। वैसे उन्हें इतनी चोट लगी कैसे? यह सुनकर स्वराज घबरा गया। उन्हें चक्कर आ गया था और वो सेंटर टेबल पर गिर गईं। मैंने उनका बेसिक ट्रीटमेंट कर खून तो रोक दिया है, मगर एक सीटी स्कैन जरूर करा लीजिएगा और साथ ही ये कुछ टेस्ट भी करा लीजिएगा। उनका बीपी बढ़ा हुआ है, हो सके तो कुछ दवाइयां हैं, उन्हें टाइम पर देते रहिएगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर के कमरे के बाहर निकलने के बाद रागिनी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं, खतरे की कोई बात नहीं है, बस उन्हें आराम की जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद रागिनी भी अपना सामान लेकर मयंक के घर पहुंच गई। स्वराज राजेश्वरी जी के सिरहाने बैठा उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, दादी, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अब मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। अब देखो, आप ही को चोट दे बैठा मैं। आपको पता है ना, जो चीज मुझे चाहिए वो मैं हासिल करके रहता हूं। प्लीज आप मेरे और लावण्या के बीच में मत आना, कहीं मैं कुछ और गलत ना कर बैठूं। इधर रतनपुर में सब लोग खाने की टेबल पर बातें कर रहे थे। ठकुरानी सा लावण्या को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। उन्हें इस तरह खाना खिलाते देखकर मोहिनी बोली, क्या काकी सा, सारा प्यार सिर्फ भाभी सा से ही करोगे? मुझे भी आपके हाथ से खाना है। बचपन के बाद तो जब भी मासा अपने हाथों से खिलाती है, मैं उनसे कहती हूँ कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपने हाथों से खा सकती हूँ। मगर आज भाभी सा को आपके हाथों से खाना खाते देखकर मेरा भी मन हो रहा है। क्या आप मुझे खिलाएंगे? इस पर ठकुरानी सा ने हंसते हुए कहा, ये भी कोई पूछने की बात है। कहकर वो मोहिनी को भी अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। बड़े ठाकुर ने लावण्या को अपने कमरे में आने का बोला। लावण्या बड़े ठाकुर के कमरे में गई तो बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और बोले, लाडो, तू खुश तो है ना? तुझे वहां जयपुर में कोई परायापन तो नहीं लगा? जयपुर की कोई ऐसी बात जो तुझे नापसंद आई हो, मुझे बता दे। मैं रामावतार से बात कर लूंगा। लावण्या ने उन्हें बताया, नहीं बाबा साहब, सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मगर एक बात कहते हुए लावण्या चुप हो गई। बोल मेरी बेटी, क्या बात है? इस तरह चुप रहकर मेरे मन में सवाल न पैदा कर। तब लावण्या ने उनसे कहा, बाबा साहब, कुछ तो है जो मुझसे छुपाया गया है। एक कमरे में बंद करके किसी को रखा जाता है, मगर किसे, ये मुझे नहीं पता। बंद कमरे की बात सुनकर बड़े ठाकुर सहम गए और फिर थोड़ा सा सीरियस होकर बोले, कुछ बात होगी जो तुझे समय आने के बाद पता चल जाएगी। अभी तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत हंसी खुशी के साथ कर। मयंक जी को जानने की कोशिश कर, उनकी पसंद नापसंद पता कर। शादी के शुरुआत के कुछ दिन पति पत्नी में अच्छा तालमेल बन जाता है। अभी तुम लोग घूमने जा रहे हो, उस समय का भी सही उपयोग करना। जैसा मयंक जी चाहते हैं तो उसी के हिसाब से रहना। उनकी बातें सुनकर उसे हंसी आ गई और उन्होंने उससे कहा, हमेशा तेरे चेहरे पर यह मुस्कुराहट बनी रहे। हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। ये कहकर उसके सर पर हाथ रख देते हैं। लावण्या हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। ठकुरानी सा छोटे ठाकुर के कमरे में जाकर उनसे बोली, किसी ने सच ही कहा है,
शादी के बाद बेटियों पर माता पिता का हक नहीं होता। अभी 2 ही दिन हुए हैं उसकी शादी को, और हम उसे अपने पास रोक भी नहीं सकते। आज शाम को तो आई है और कल सुबह वापस चली जाएगी। मैंने तो जी भर के उससे बात भी नहीं की। छोटे ठाकुर हंसते हुए बोले, जैसे वो 3-4 दिन रुकती तो तुम्हारा बातों से जी भर जाता। ठाकुरानी साहब झूठ मूठ का गुस्सा हो गई और उनसे कहा, आप क्या समझेंगे एक माँ का दर्द? बेटी को विदा करना आसान नहीं होता। उनकी बातें सुनकर ठाकुर साहब की आंखों में आंसू आ गए। यदि पिता जताता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे बेटी के जाने का गम नहीं है। लावण्या को जितना प्यार आप करती हैं उतना ही हम करते हैं, शायद उससे भी ज्यादा, मगर हमें जताना नहीं आता। अगली सुबह सभी लोग लावण्या की विदाई के लिए तैयार हुए। ठाकुरानी सा हिम्मत को आवाज देकर लावण्या की गाड़ी में सामान रखने का बोली। देखना हिम्मत, कहीं कुछ सामान छूट ना जाए, और ये सब गिफ्ट जरा संभाल कर रखना, लावण्या के ससुराल वालों के लिए हैं, कहीं खराब ना हो जाए। और ये मिठाई और फल भी ठीक तरह से गाड़ी में रखवा देना। हिम्मत ने उनसे कहा, आप चिंता ना करें, सारा सामान गाड़ी में ठीक तरह से रखवा दूंगा। और कुछ काम हो तो बताइए। मयंक बाबू और मोहिनी साहब दोनों ही बड़े प्यारे हैं। मोहिनी साहब तो तुम्हारी दोस्त भी बन गई हैं। लगता ही नहीं कि बच्चे विदेश में पढ़े हैं। हिम्मत, कभी उन्हें नाराज मत होने देना। उन्होंने हमें बताया कि तुम उनसे बात नहीं कर रहे। ये तो गलत है हिम्मत, वो हमारी मेहमान हैं, आइंदा ध्यान रखना इस बात का। जी ठकुरानी साहब, मगर आपको तो पता ही है कि मैं कम बोलता हूँ, और अभी मैं उन्हें जानता ही कितना हूं जो मैं उनसे बात करूं। आगे से बात करने की कोशिश करूंगा। तभी रसाल बाईसा एक डब्बे में मोहन थाल लावण्या को देते हुए बोली, तुम्हारी बुआ सा की तरफ से तुम्हारे लिए। हमेशा अपनी ससुराल में इसकी मिठास की तरह मीठी बनी रहना। बुआ सा, याद था आपको हमारा मोहन थाल? ये कहकर लावण्या उनके गले लग गई और फिर कजरी से बोली, हमारे जाने के बाद मासा और बाबा सा का ध्यान रखना, उन्हें अकेला मत छोड़ना। इस पर कजरी ने उससे कहा, ये भी कोई कहने की बात है, मैं हमेशा उनका ध्यान रखूंगी, तुम भी अपना ध्यान रखना। और उसके गले लग गई। ठकुरानी सा ने भारी मन से उसे कार में बिठाया। ये देखकर मयंक ने उनसे कहा, मां साहब आप परेशान ना हो, जयपुर है ही कितनी दूर। अभी हम लोग पेरिस से आने के बाद एक बार फिर आपसे मिलने आएंगे, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त जमाई साहब? मयंक हंसते हुए बोला, अगर आप अभी लावण्या को हंसते हुए विदा करोगे तो मैं जल्दी उसे दोबारा रतनपुर लेकर आऊंगा, और अगर आप रोगे तो मैं लावण्या को लेकर नहीं आऊंगा। आखिर बार बार अपनी मासा को रुला नहीं सकता ना। मयंक की बातें सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सभी ने हंसते हुए लावण्या को विदाई दी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और अब बढ़ते हैं कहानी में कुछ और आगे। रतनपुर से विदा होने के बाद लावण्या कार में मयंक से बोली, आपने ये कैसी शर्त रख दी? हम अपनी मासा को गले भी लगाकर नहीं आ पाए, क्योंकि हम उनके गले लगते तो उन्हें रोना आ जाता। हम आपसे नाराज हैं। उसकी बातें सुनकर मयंक हंस पड़ा। लाइए, आपकी नाराजगी दूर कर देते हैं। आप मासा के गले ना लग पाई तो कोई बात नहीं, आइए हम आपको गले लगा लेते हैं। ये सुनकर मोहिनी भी हंसने लगी। लावण्या ने गुस्से में उसकी ओर देखा और इशारे में बोली, कुछ भी बोलने के पहले सोच तो लिया करिए। सब चलता है। ये कहकर मयंक ने उसे आंख मारी। लावण्या ने शर्माकर अपनी नजरें नीचे कर ली। तीनों हंसी मजाक करते हुए जयपुर पहुंच गए। जयपुर पहुंचकर वो जैसे ही कार से उतरने वाले थे कि घर में से किसी के चीखने की आवाज आई। मयंक लावण्या को वहीं छोड़कर उस आवाज की ओर भागा। मोहिनी भी उसके पीछे भागी। लावण्या को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। वो भी मयंक के पीछे पीछे घर में पहुंच गई और वहां का नजारा देखकर हैरान हो गई। शालिनी जी किसी औरत के दोनों हाथ पकड़े खड़ी थी और सुधीर जी उन्हें इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे। लावण्या उस औरत का चेहरा नहीं देख पाई, मगर इंजेक्शन लगते ही वो औरत बेहोश हो गई। मयंक ने वहां पहुंचकर उन्हें अपनी गोद में उठाकर उस बंद कमरे में ले जाकर सुला दिया और फिर नीचे आकर शालिनी जी पर गुस्सा होकर बोला, हंसा, ये सब क्या है? क्या हो गया जो उनकी फिर से ऐसी हालत हो गई? अब तो उनका कितना ध्यान रखती हैं। डॉक्टर ने मना किया है, अब उन्हें दौरे नहीं होने चाहिए, मगर आज फिर कैसे उन्हें वो दौरा आ गया? शालिनी जी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। शांत हो जाओ मयंक, किसी की गलती नहीं है। हम तुम्हारी शादी की सीडी देख रहे थे, तभी अचानक वो कमरे से बाहर आ गई और तुम्हारे और लावण्या के फेरे देखते हुए उन्हें दोबारा दौरे आ गए। ये सुनकर मयंक और गुस्सा हो गया। इतनी लापरवाही किससे हो गई? उनके रूम का दरवाजा क्यों नहीं बंद किया गया? तभी राम अवतार जी ने उससे कहा,
अभी तुम सफर से आए हो, लावण्या को देखो कैसे घबरा रही है वो। उसे लेकर अपने कमरे में जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मयंक को अचानक से लावण्या का ध्यान आया। उसने उसके पास जाकर उसे बाहर अकेले छोड़कर आने के लिए माफी मांगी और उसे कमरे में चलने को बोला। मगर लावण्या वहीं खड़ी रह गई और सबके चेहरे देखने लगी। सभी के चेहरों के रंग उड़े हुए थे, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। उसने मयंक की ओर देखकर उससे पूछा, ये सब क्या है? मुझसे क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? मयंक बिना उसके सवाल का जवाब दिए उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाता हुआ बोला, अभी तुम आराम करो, जल्दी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं, बस हो गया ये सब कुछ। मुझे अभी के अभी जानना है कि सच्चाई क्या है। ये बोलकर लावण्या ने अपना हाथ छुड़वा लिया। मयंक ने भी गुस्से में उससे पूछा, क्या जानना है तुम्हें? वो मेरे जीवन की कड़वी सच्चाई है, जिसे मैं जितनी बार देखता हूं अपने पिता से उतनी नफरत करने लगता हूं। बाबा साही उनकी इस हालत के जिम्मेदार है। और क्या बताऊं तुम्हें, मैंने कहा ना तुमसे, चलो कमरे में। उसका गुस्सा देखकर लावण्या उसके साथ कमरे में आ गई। तभी वहां शालिनी जी आई। मयंक उन्हें देखकर उनके गले लगकर रोने लगा। शालिनी जी उसे चुप कराकर लावण्या की ओर बढ़ी और बोली, लावण्या, मैं जानती हूं तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। आज मैं तुम्हारे उन सभी सवालों का जवाब दूंगी, क्योंकि अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो। अभी तुमने नीचे जिन्हें देखा वो मयंक की मां है। मयंक की मां है? ये जानकर लावण्या बहुत हैरान थी। शालिनी जी ने उससे कहा, ठीक सुना तुमने, वो मयंक की मां है और सुधीर जी की पहली पत्नी। लावण्या शालिनी जी की ओर हैरानी भरी निगाहों से देख रही थी। कहां से शुरू करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बोलते हुए शालिनी जी पलंग पर बैठ गई। वो अपनी बात शुरू ही करने वाली थी कि तभी मयंक उस कमरे से जाने लगा। शालिनी जी उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें भी कुछ पता नहीं है, आज तुम भी वही सारी सच्चाई सुनोगे। मुझे बात पहले से ही तुम्हें ये सब कुछ बता देना था, मगर सुधीर जी ने मुझे कसम दे रखी थी और उस कसम में बंध कर मैं तुम दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर नहीं कर पाई और एक बेटा अपने पिता से दूर होता चला गया। मयंक ने उनसे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, नहीं सुनना मुझे कुछ, आप तो उनकी ही तरफदारी करेंगी, मगर हकीकत हमें पता है। उन्होंने उसे रोककर कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हें जो कुछ पता है वो आधा अधूरा सच है। आज तुम्हें भी पूरा सच जानना होगा। शालिनी जी जैसे पुराने समय में पहुंच गई हूं। बात हमारे कॉलेज के जमाने की है। मैं और सुधीर दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उन दिनों लड़कियां कॉलेज तो जाने लगी थी, मगर हमारे राजस्थान में कम ही जाया करती थी। एक ही क्लास में होने की वजह से सुधीर जी और मेरी बातचीत कुछ ज्यादा ही थी। सुधीर जी का सुलझा हुआ स्वभाव मुझे बहुत पसंद आया और मेरा हरदम हंसते रहना, हर बात को जिंदा दिली से जीना सुधीर जी को पसंद आया। एक दूसरे की पसंद बनकर सुधीर जी और मैं दोनों कब एक दूसरे से प्यार करने लगे, शायद हमें पता ही ना होता अगर बाबा साहब सुधीर जी की शादी की बात सुधीर से ना करते। सुधीर जी शादी की बात सुनकर सबसे पहले मेरे पास आए और अपने प्यार का इजहार किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम भी मुझे चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, वरना जहां बाबा साहब ने कहा है वहीं मेरी शादी हो जाएगी। शालिनी जी के मुंह से प्यार की बात सुनकर मयंक उनकी ओर हैरानी से देख रहा था। मयंक को इस तरह से देखते देखकर शालिनी जी ने उससे कहा, इतने आश्चर्य से मत देखो मयंक, मैं सच कह रही हूं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मैंने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर शादी के लिए सहमति दी। सुधीर जी अपने बाबा साहब के पास हमारी शादी की बात करने गए, मगर बाबा साहब ने हमारी शादी के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने सुधीर जी को बोला, मैं अपने दोस्त को वचन दे चुका हूं, तुम्हारी शादी उसकी बेटी से ही होगी, तुम अपने प्यार को भूल जाओ। सुधीर जी के बाबा साहब को समझाने के बाद भी बाबा साहब नहीं माने। तब उन्होंने अपनी मासा को समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुझसे बिना मिले ही कहा कोई और बात होती तो वो बाबा साहब को मना लेती, मगर जो लड़की शादी के पहले प्यार कर सकती है वो परिवार में कैसे रह पाएगी। वैसे भी पढ़ी लिखी लड़कियां परिवार में नहीं रह पाती, तुम्हें लेकर हमसे अलग हो जाएगी। हम तुम्हारी शादी उससे ना करा पाएंगे, मासा ने जवाब दिया। हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं माने। सुधीर जी को तो मासा ने अपनी कसम में बांधकर शादी के लिए मना लिया था, मगर मैंने शादी करने के लिए इनकार करके हमेशा शादी न करने का फैसला लिया था। सुधीर जी की शादी रमा दीदी से हो गई। सुधीर जी ने उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया। तब मैंने उन्हें मुझे भूलने के लिए कहा
वो रमा दीदी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे और मैं जीवन के उसी मोड़ पर खड़े रहकर उनका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कहानी में आगे क्या होगा ये बताने के लिए जल्द हाजिर होंगे। दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और लेकर आई हूं आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। शालिनी जी आंखों में आंसू लाकर लावण्या को बता रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सुधीर जी और रमा दीदी दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, मगर सुधीर जी के मन में कहीं ना कहीं मेरा जीवन आगे ना बनने का मलाल था। उन्हें यह लगता मैं तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, मगर शालिनी वहीं रुकी है। वो कई बार मुझसे शादी करके नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने का बोल चुके थे, मगर मैं हमेशा कहती, अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं तो कोई और नहीं आएगा। रमा दीदी ने सुधीर जी का घर परिवार बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मासा और बाबा सा उनसे बहुत खुश थे, मगर उनके मन में भी सुधीर जी और मेरे प्यार के बीच में दीवार बन जाने का दुख था। उनके दुख कुछ कम हो गए और उनकी खुशियों में चार चांद लग गए जब रमा दीदी ने मयंक के आने की खुशखबरी सुनाई। मासा वैसे रमा दीदी का बहुत ध्यान रखती थी। उनके आराम का, उनके खाने पीने का, हर चीज का समय मासा ने निश्चित कर दिया था। मासा बड़ी खुश थी क्योंकि मूल से ब्याज प्यारा होता है। तभी सुधीर जी को बिजनेस का एक बड़ा ऑफर आया। उन्हें उस ऑफर के लिए 6 महीने के लिए मुंबई जाना पड़ा। सुधीर जी रमा दीदी को उस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, मगर ऑफर भी काफी बड़ा था और बिजनेस को इससे बहुत फायदा होता। सुधीर जी की कश्मकश में रमा दीदी ने उनका साथ दिया और बोली, मेरा ध्यान रखने के लिए मासा और बाबा सा हैं, आप जाइए और मेरी फिक्र मत करिए। बिजनेस के इतने अच्छे ऑफर को मना मत करिए, आखिर आपकी तरक्की का सवाल है। भारी मन से सुधीर जी रमा दीदी को छोड़कर मुंबई चले गए और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां देने लगे। मासा रमा दीदी का बहुत ध्यान रखती थी। उन्हें समय पर डॉक्टर के पास लेकर जाना, उनकी दवाइयां, उनका खाना। कोई सगी मां भी अपनी बेटी का इतना ध्यान ना रखे जितना मासा ने रमा दीदी का रखा। कोई भी उन्हें देखकर सास बहू नहीं बल्कि मां बेटी समझता था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पूरी प्रेगनेंसी रमा दीदी की आराम से निकली, मगर 9वें महीने में वो फिसल कर गिर गई। उनके गिरने से उनके सर में ऐसी चोट लगी कि वो होश में नहीं आ पाई। मयंक के होने के बाद भी उन्हें कोई होश नहीं था। डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाकर वेट एंड वॉच बोल दिया था। रमा दीदी की ऐसी हालत देखकर मासा को बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्हें ऐसा लगता था कि रमा दीदी की हालत की जिम्मेदार वो थी और उन्होंने सदमे में ही दम तोड़ दिया। अब घर पर सुधीर जी, बाबा साहब, बेहोश हालत में पड़ी रमा दीदी, जिनका पूरा काम बिस्तर पर ही होता था, और छोटा सा महीने भर का मयंक। पूरा परिवार परेशानियों से घिरा हुआ था। मालिनी बाई साहब महीने भर तो रहकर घर को संभाल कर गई, मगर वो भी कब तक रुकती? उनका भी तो अपना घर और परिवार था। ये सब कहते हुए शालिनी जी की आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे और उनकी आवाज भारी हो गई। वो वहीं लावण्या के पलंग पर बैठ गई। लावण्या ने उन्हें पानी पिलाया और फिर उन्हें शांत रहने का बोलते हुए बोली, मां साहब, मुझे माफ कर दो। मेरी नादानी के कारण आज आपके पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। शालिनी जी ने अपनी भावनाओं पर काबू पाकर उससे कहा, बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हें यह सच्चाई बतानी ही थी। बड़े ठाकुर साहब ये सारी बातें बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी और सुधीर जी की शादी में उन्होंने ही अपना योगदान दिया था। उन्हीं के कारण मैं और सुधीर जी एक हो पाए थे। मालिनी बाईसा ने बाबा साहब को बोला था, बाबा साहब, रमा भाभी का क्या भरोसा, मान लो उन्हें कभी होश ना आए तो इस घर और मयंक का क्या होगा। अब मासा भी नहीं है कि वो सब कुछ संभाल ले। हमें भाई साहब की दूसरी शादी करनी चाहिए। ये सुनकर बाबा साहब मालिनी बाईसा पर गुस्सा होने लगे। तुम अपनी एक भाभी के होते हुए अपने भाई की दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच सकती हो? मान लो जो हादसा रमा बहू के साथ हुआ अगर सुधीर के साथ होता तो क्या तुम अपनी भाभी की दूसरी शादी की बात करती? नहीं ना। तो फिर अपने भाई साहब की दूसरी शादी की बात कैसे कर रही हो? तब मालिनी बाईसा बोली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं भाई साहब के लिए नहीं, मयंक के लिए चिंतित हूं। एक बच्चा बिना पिता के आराम से पल जाता है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को माँ और पिता दोनों का प्यार देने का सामर्थ्य रखती है। मगर पिता अपनी ही भूमिका ठीक से नहीं निभा पाता तो माँ होने का फर्ज क्या निभाएगा? घर को तो वैसे भी काम वाली संभाल सकती है, मगर मयंक को माँ की जरूरत है।
इतने में वहां रमा दीदी के पिताजी और मयंक के नाना जी आए। उन्होंने भी बाबा सा से यही कहा, सही तो कह रही है मालिनी बिटिया, तुम्हें अब रमा का ख्याल अपने दिल से निकालकर सुधीर जी और मयंक बाबू के बारे में सोचना चाहिए। मयंक को मां के प्यार की जरूरत है। मैं खुद आज तुमसे ये बात करने आया था। बेचारा मयंक कितना अभागा है। जब तक इस दुनिया में नहीं आया था सबको ही उसके आने का इंतजार कर रहा था, मगर जब वो आया तो उसे ना तो मां की गोद नसीब हुई और ना ही दादी का प्यार। सुधीर जी को आप ही मना सकते हो दूसरी शादी करने के लिए, और तुम ये समझ लो कि मयंक का नाना मयंक के दादा से उसकी खुशियां मांग रहा है। मयंक की खुशियों की खातिर हां कर दो। बाबा सा ने उस समय तो हां कर दी, मगर उनके मन में यही ख्याल था कि पत्नी के जीते जी कौन लड़की होगी जो एक बच्चे के पिता से शादी करेगी। फिर भी उन्होंने सुधीर जी से शादी की बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं पहले एक बार अपने प्यार को धोखा देकर किसी और को अपना चुका हूं, अब वापस रमा को धोखा देकर किसी और को नहीं अपना सकता। आप मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। मयंक की परवरिश में अकेले कर सकता हूं, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। तभी बाबा साहब ने बड़े ठाकुर को अपने पास जयपुर बुलवाया और उन्हें सारी बातों से अवगत कराकर उनकी राय जाननी चाहिए। बड़े ठाकुर ने कहा, इसमें इतना विचार करने वाली कोई बात नहीं है। मयंक के लिए तुम्हें शालिनी को अपना लेना चाहिए। वो लड़की अपने दिल से सुधीर को प्यार करती है, तभी तो उसने अभी तक शादी नहीं की, और वही एक लड़की है जो सुधीर को इस परिस्थिति में भी दिल से अपनाएगी। तुम सुधीर से शालिनी के बारे में बात करो, शायद वो मान जाएगा। आखिर वो मयंक का पिता है। मयंक का भला बुरा उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और मेरे हिसाब से शालिनी सुधीर को चाहती है तो उसे हर हाल में अपना सकती है। बाबा साहब ने जब सुधीर जी से हमारी शादी की बात की तो सुधीर ने साफ मना कर दिया और बोले, एक बार हम सब मिलकर शालिनी की जिंदगी खराब कर चुके हैं, अब हमें कोई हक नहीं है। हम किस मुंह से उसके सामने जाएंगे। तभी बड़े ठाकुर साहब सुधीर को समझाते हुए बोले, यही तो फर्क होता है एक मर्द के प्रेम में और एक औरत के प्रेम में। मर्द अपने प्रेम में अपना अभिमान लेकर चलता है, और औरत के लिए तो उसका प्रेमी ही उसका स्वाभिमान होता है। शालिनी तुम्हें दिल से चाहती है, वो तुम्हें हर हाल में स्वीकार करेगी। वैसे भी वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है, उसके इंतजार को खत्म करो। मगर बाबा साहब अभी मेरे लिए तैयार नहीं थे। उन्हें यह लगने लगा था कि कहीं एक बार उनके मना करने का बदला मैं मयंक से ना लूं, कहीं मां बनने की जगह उसकी सौतेली मां ना बन जाऊं। तब सुधीर जी बोले, बाबा साहब, शालिनी को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वो मयंक को रमा से भी ज्यादा अपनापन देगी। आप उसके प्रेम के प्रति निश्चिंत रहें। इतना विश्वास तो मुझे अपने प्रेम पर है ही। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर जल्द वापस आती हूं। दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका, लेकर आई हूं आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। बाबा साहब को हमारी शादी के लिए मनाने के बाद भी सुधीर जी मन से हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे बुरा न लग जाए कि पहले तो मुझे प्यार के सफर में अधूरा छोड़ दिया, मगर अब जरूरत पड़ी तो मुझे अपना रहे हैं। मगर मालिनी बाईसा ने जब उनके सामने मुझसे बात की तब उन्हें मुझ पर विश्वास हुआ था। सुधीर पूरे तरीके से टूट चुके थे, उन्हें सहारे की सख्त जरूरत थी। मैं उनका सहारा बनने के लिए तैयार थी। मेरे घर वाले तो पूरे तरीके से मेरे सामने झुक चुके थे, क्योंकि मैंने सुधीर के अलावा किसी और से शादी करने से साफ मना कर दिया था। वो तो इसी बात में खुश थे कि उनकी बेटी का घर बस रहा था। मैंने जिसे चाहा उनकी जिंदगी का हिस्सा बन रही थी मैं। मेरे लिए वो बहुत खुशी का पल था कि सुधीर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन रहे थे। मगर हमारी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर पर ही छोटे से फंक्शन में हम दोनों की शादी होना तय थी। जिस दिन हमारी शादी हो रही थी, सुधीर जी और मैं दोनों साथ फेरे लेकर 7 जन्मों के लिए बंधन में बंध रहे थे। उसी समय रमा दीदी को होश आ गया। उन्होंने मुझे और सुधीर को फेरे लेते हुए देख लिया। ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई और उन्हें सदमा लग गया। सर में लगी पुरानी चोट के कारण ये सदमा उन्हें लंबा चला। जब भी उन्हें होश आता, मयंक और सुधीर जी उनके हो जाते। एक स्त्री के रूप में मैं हमेशा अधूरी ही रही। सुधीर जी भी रमा दीदी और मेरे बीच झूलने लगे। जब रमा दीदी को होश रहता, इस घर को और मयंक को बड़े प्यार से संभालती, मगर जब भी उन्हें दौरे आते तो वो खुद को या मयंक को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आती। कई बार उन्होंने मयंक को मारने की भी कोशिश की। इस परिस्थिति में सुधीर जी और मयंक को अकेला छोड़कर जा भी नहीं सकती थी और पत्नी के हक से रह भी नहीं सकती थी। मेरी पूरी रातें अकेले कमरे में रोते हुए बीतती।
जिसे चाहा उसे पा लिया, मगर पाकर भी पा न सकी। दिनों दिन रमा दीदी के दौरे बढ़ने लगे। वो मयंक को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए सुधीर जी ने मेरा और मयंक का रहने का इंतजाम मुंबई में कर दिया। मैं मयंक को लेकर मुंबई में रहने लगी। पति ना सही, पति की निशानी मेरे पास थी। मयंक सुधीर जी से दूर होकर भी भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा हुआ था। मैं मयंक पर भरपूर प्यार और दुलार लुटाती थी, मगर किस्मत को वो भी मंजूर नहीं था। जब मयंक कुछ समझने के लायक हुआ, रमा दीदी की दूर के रिश्तेदार एक दिन अचानक से मुंबई हमारे घर आई और मयंक को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। मैंने लाख रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने मयंक के मन में मेरे लिए बुरे विचार डाल दिए कि मैं उसकी सौतेली मां हूं और उसकी सगी मां जयपुर में है, वो उसे उनसे मिलाएंगे। उन्होंने मयंक के मन में सुधीर जी के बारे में भी बुरे विचार डाल दिए कि सुधीर जी रमा दीदी को नहीं चाहते, इसलिए उनकी ऐसी हालत है। अब मयंक मुझसे और सुधीर जी से दूर हो गया था। वो रमा दीदी के पास जाने की कोशिश करता। रमा दीदी जब होश में रहती तब तक तो ठीक था, मगर जब उन्हें दौरे आते वो मयंक को नुकसान पहुंचाती। उनसे मयंक को सुरक्षित रखने के लिए हमें उसे हॉस्टल में डालना पड़ा। मयंक को लगा कि मेरे सिखाने के कारण सुधीर जी मयंक को उसकी मां से दूर कर रहे हैं। हम मजबूर थे। हम भी हमारे बच्चे से दूर नहीं होना चाहते थे, मगर उसकी सुरक्षा के लिए यह सब कुछ जरूरी था। रमा दीदी का लगातार इलाज चल रहा था। दीदी का लगातार डिप्रेशन में जाना, मयंक का सुधीर जी से भावनात्मक रूप से दूर हो जाना। सुधीर जी भी तनाव में रहने लगे। मैं उन्हें लगातार भावनात्मक सहारा देती थी। एक दिन यही सहारा कब हम दोनों की शारीरिक जरूरत में बदल गया, हमें पता ही नहीं चला, और मोहिनी हमारी जिंदगी में आई। रमा दीदी को भी अब धीरे धीरे हमारे रिश्ते की सच्चाई पता चलने लगी। वो मुझसे तो खिंची खिंची सी रहती थी, मगर सुधीर जी के साथ मिलकर मोहिनी पर अपना दुलार भरपूर बरसाती। मोहिनी ने उनके अंदर की मां को जिंदा कर दिया था। उसकी सुंदर, लुभावनी और सुहावनी शक्ल देखकर रमा दीदी ने उसका नाम मोहिनी रखा था। सच में मोहिनी ने अपने नाम के अनुरूप उन्हें भी मोह रखा था। उन्होंने कभी दौरों की स्थिति में मोहिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, इसलिए मोहिनी हमारे पास ही रहती थी। मगर कई रिश्तेदारों ने इस कारण भी मयंक के कान भरने शुरू कर दिए। रमा दीदी धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। जब मयंक और अधिक समझदार हुआ तो उसे मेरा त्याग और तपस्या नजर आई। वो मेरे तो करीब आ गया, मगर सुधीर जी से अब भी दूर था। लावण्या, तुमने कई बार मुझसे पूछने की कोशिश की कि क्यों मयंक अपने पापा से दूर है। मैं तब भी तुम्हें ना बता पाई कि कारण क्या है। आज तुम जान गई हो कि मयंक सुधीर जी से खिंचा खिंचा क्यों रहता है। मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें भी यकीन हो गया होगा कि सुधीर जी की मजबूरी थी तुम्हें रमा दीदी से दूर रखना। तुमने ये तो देखा कि सुधीर जी ने तुम्हें रमा दीदी से दूर किया, मगर तुमने कभी ये महसूस नहीं किया कि सुधीर जी तुम्हें अपने आप से दूर रखकर दुखी थे। अब तो तुम अपने पापा को माफ कर दोगे या अब भी उनसे नाराज रहोगे। हमारे रिश्तों की खींचातानी में बाबा सा ने भी बड़ी परेशानियां उठाई, मगर हमेशा मुस्कुराते हुए सुधीर जी और मेरा साथ दिया। उनकी मुस्कुराहट ही मेरी शक्ति बनकर हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती रही। बहुत कठिन दौर से गुजरा है हम दोनों का रिश्ता। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था हमारे पास। इतना पैसा, मान सम्मान, समाज में रुतबा, मगर अंदर से हम लोग खाली थे। रमा दीदी के लगातार इलाज के बाद वो अब थोड़ी सी ठीक हुई हैं। उन्होंने सुधीर जी और मेरे रिश्ते को अपनी मंजूरी की मोहर दी। तब जाकर सुधीर जी और मेरा रिश्ता ये मकाम हासिल कर पाया। मगर अभी भी उन्हें कोई पुरानी बात याद आती है तो वो हैरान और परेशान हो जाती हैं। जैसे तुमने आज देखा, उन्हें संभालना कई बार मुश्किल हो जाता है। तभी दरवाजे पर खड़े सुधीर जी कमरे में आकर मयंक से बोले, बेटा, अब तो मुझे माफ कर दोगे या अब भी मुझसे नाराज हो। ये सुनकर मयंक ने उनसे माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैं आपका नालायक बेटा हूं। और ये कहकर उनके गले लग जाता है। सुधीर जी उसे गले लगाकर रोने लगे और बोले, तुमने मुझे इस पल के लिए बहुत तड़पाया है। आज बड़ी मिन्नतों के बाद ये पल आया है। लावण्या, सच में तुम्हारे कदम हमारे परिवार के लिए बहुत शुभ है। हमारा बिखरा हुआ परिवार एक हो गया। तभी वहां मोहिनी आ गई। आप सब लोग तो एक दूसरे के हो गए, मुझे क्यों भूल गए हो? या बाबा साहब, अब आपको मयंक भाई साहब मिल गए तो आप मुझे भूल गए? सुधीर ने उसे भी गले लगा लिया। कैसी बात कर रही हो तुम? एक पिता को अपनी संतान अपनी आंखों के समान प्यारी होती है। क्या इंसान केवल एक आंख से ही प्यार करता है, दूसरी से नहीं? तभी शालिनी जी उनसे बोली, अभी नहीं, हमारा परिवार तो रमा दीदी के साथ ही पूरा होगा।
चलो लावण्या, रमा दीदी तुमसे मिलने को बेताब है। आज उनका आशीर्वाद तुम भी ले लो। शालिनी जी लावण्या को लेकर उस बंद कमरे की ओर चली गई। उनके पैरों की आहट से रमा जी शालिनी को पहचान गई। शालिनी जी ने जाकर कमरे की लाइट ऑन की। रमा जी ने उन्हें देखकर कहा, कितनी बार बोला है तुझे छोटी, इस कमरे में अंधेरा ही रहने दिया कर। शालिनी जी हंसते हुए उनसे बोली, आज आप अंधेरे में कैसे रह सकती हैं दीदी, रोशनी खुद चलकर आई है आपके पास। दीदी, लावण्या आई है आपसे मिलने, उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। यह सुनकर रमा जी बहुत खुश हो गई। क्या, लावण्या आई है? मेरी मयंक की रोशनी, कहाँ है वो? ये रही दीदी, आपकी लावण्या, जी भरकर इसे निहारो और आशीर्वाद दो। ये बोलते हुए शालिनी जी ने लावण्या को रमा जी के आगे कर दिया। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर जल्द हाजिर होंगे। दोस्तों मैं हूं आज मोनिका और लेकर आई हूं इस कहानी का अगला एपिसोड। रमा जी की हालत के कारण किसी ने रागिनी पर ध्यान नहीं दिया कि रागिनी वापस आ चुकी थी। वो गेस्ट रूम में लेटे लेटे सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं जिससे लावण्या और मयंक पेरिस न जा पाए। वो बहुत देर तक सोचती रही, तभी उसके दिमाग में पासपोर्ट छिपाने का आइडिया आया। वो खुद से ही बोली, ये सही रहेगा, इतनी जल्दी दोबारा पासपोर्ट बनवाना भी पॉसिबल नहीं है। सबकी नजरों से बचती हुई वो मयंक के कमरे में जाकर सभी ओर पासपोर्ट ढूंढने लगी। हर एक अलमारी, शेल्फ और बेड के गद्दे के नीचे उसने सब जगह देख लिया, मगर उसे कहीं भी उनके पासपोर्ट नहीं मिले। पासपोर्ट मयंक ने अपने दोस्त को टिकट प्रीपोन कराने के लिए दिए थे, जो उसे एयरपोर्ट पर ही मिलने वाला था। रागिनी सभी ओर ढूंढ कर परेशान हो गई। वो गुस्से में पलंग पर बैठकर दीवार पर अपना हाथ मारने लगी और फिर सोचने लगी, कैसे मैं मयंक और लावण्या को पेरिस जाने से रोक सकती हूँ। अगर मैंने उन्हें जाने से नहीं रोका तो कहीं स्वराज मुझे और नुकसान ना पहुंचा दे। तभी उसे अपनी लंदन वाली एक घटना याद आ गई। गलती से पर्स में नेल कटर रह गया था, उसी कारण चेकिंग में उसे बहुत प्रॉब्लम आई थी और उसकी फ्लाइट छूटने की नौबत आ गई थी। उसने जल्दी से किचन से जाकर 2 नाइफ लाकर मयंक और लावण्या के सामान में रख दिए और सोचने लगी, अब तो दोनों को प्रॉब्लम आएगी ही और उनकी फ्लाइट जरूर छूट जाएगी। वो उनके लगेज में नाइफ रखकर अपने कमरे में आ गई और अपना चेहरा ठीक करके लावण्या के पास जाकर बोली, तुम सही थी लावण्या, मैं मयंक का क्रश ही थी, उसका प्यार नहीं। तुम्हारे मन में उसके लिए गलतफहमी डालने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं मयंक की दोस्त हूं, तो क्या मैं तुम्हारी भी दोस्त बन सकती हूँ? अगर तुम मेरी दोस्ती को अपना लोगी तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया। यह कहकर रागिनी ने लावण्या की ओर अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये देखकर लावण्या हंसते हुए बोली, मयंक के दोस्त मेरे दोस्त, आज से हम दोनों भी दोस्त हैं और दोस्तों में नो सॉरी नो थैंक यू। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो अपना प्यार पाने के लिए मेरे पास आई थी। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। मगर हमारी शादी के वक्त तुम कहाँ थी? पूरी शादी में मुझे दिखाई नहीं दी। इस पर रागिनी ने उससे कहा, तुमसे नजरें नहीं मिला पाती इसलिए शादी में नहीं आई और फिर स्वराज के घर पर ही चली गई, कुछ समय उसकी दादी के साथ बिताने। उसकी दादी बड़ी ही प्यारी हैं। अब मैं लंदन वापस जाने वाली हूं तो सोचा तुमसे और मयंक से माफी मांग लो। ये बोलकर वो अनजान बनती हुई लावण्या से पूछने लगी, तुम लोग हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? जा भी रहे हो या नहीं, या मयंक अपने बिजनेस में ही बिजी है? उसकी बात सुनकर लावण्या मुस्कुराते हुए बोली, नहीं हम लोग जा रहे हैं और कल ही पेरिस के लिए निकल रहे हैं। पेरिस तो बहुत अच्छी जगह है, खूब एंजॉय करना। अच्छा मैं चलती हूँ, मयंक को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। वो लावण्या के सामने ऐसे जता रही थी कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, ताकि उसने जो किया है इसका शक लावण्या को ना हो। रागिनी मोहिनी और शालिनी जी से मिलकर वापस स्वराज के घर आ गई। उसे वापस अपने घर पर देखकर स्वराज बोला, क्या तुम एक बार में समझ नहीं पाती? तुम्हें मयंक को पेरिस जाने से रोकने के लिए भेजा था और तुम वापस यहां आ गई। रागिनी ने उसे बताया, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। लावण्या और मयंक सिर्फ एयरपोर्ट घूमकर वापस आ जाएंगे, पेरिस नहीं जा पाएंगे। बस अब तुम कल का इंतजार करो। यह सुनकर स्वराज खुश हो गया। ये तो तुमने बड़ी खुशी की बात सुनाई है, इस खुशी को एंजॉय करना तो बनता है। ये बोलकर उसने रागिनी के कमरे का गेट बंद किया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया। उसे ये सब करते देखकर रागिनी बहुत परेशान हो रही थी। उसने उसे रोकते हुए कहा, एक बार नशे की हालत में तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो दोबारा करने की कोशिश मत करना।
स्वराज ने उसकी एक नहीं सुनी। क्या फर्क पड़ता है, एक बार हो या बार बार? इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हारे साथ ही तो सेलिब्रेट करूंगा। और ये कहकर वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम के अंदर ले गया और सारे नल खोल दिए। अब तुम्हारी आवाज बाहर भी नहीं जाएगी। और फिर बाथ टब में उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। कुछ देर बाद रागिनी को वहीं बाथ टब में छोड़कर उसने शावर लिया और मयंक के घर जाने के लिए तैयार होने लगा। रागिनी बाथ टब से निकलकर शावर लेकर बेड पर आकर रो रही थी। जाने से पहले स्वराज दोबारा रागिनी के कमरे में आया और उसे रोता हुआ देखकर बोला, क्या हुआ मेरी जान, बहुत तकलीफ हो रही है? होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। एंजॉय करते करते तकलीफ हो जाती है। और जोर से हंसने लगा। अच्छा बताओ, मैं कैसा लग रहा हूं? मयंक क्या जा रहा हूं, लावण्या को ये कलर मुझ पर अच्छा लगेगा ना? रागिनी ने बिना जवाब दिए उससे मुंह फेर लिया। मयंक के घर पहुंचकर स्वराज ने उससे उस फाइल के बारे में पूछा। यार मयंक, तुम मेरे साथ वो डील करना चाहते हो या नहीं? मैं देख रहा हूं कि तुम मुझे लगातार घुमा रहे हो। उसकी बात सुनकर मयंक ने उससे कहा, कैसी बातें कर रहे हो स्वराज, वो मेरी ड्रीम डील है। मैंने वो फाइल वकील साहब के पास पहुंचा दी है और कल पेरिस जाने से पहले उस फाइल को साइन कर दूंगा। पेरिस से आते ही लंदन जाकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दूंगा। तुम क्यों फिक्र करते हो, आज तुम मयंक की खास खातिरदारी का लुत्फ उठाओ। ये कहकर वो उसे उसके घर के बार एरिया में ले गया और स्नैक्स के साथ दोनों ने जमकर ड्रिंक की। लावण्या ने ठकुरानी सा को फोन लगाकर उनसे उनका हालचाल जाना। इस पर ठकुरानी सा उससे बोली, तुम्हारे जाने से घर वीरान हो गया है। जो थोड़ी बहुत रौनक थी वो भी रसाल बाईसा के साथ चली गई। तुम्हारे जाने के बाद रसाल बाईसा भी विदा कराकर हिम्मत के साथ अपने घर चली गई। अब तो ये घर सूना सा हो गया है, काटने को दौड़ता है। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनसे बात करते हुए लावण्या की आंखों में भी आंसू आ गए थे। दोनों बड़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। तभी शालिनी जी ने लावण्या को आवाज दी। उनकी आवाज सुनकर लावण्या ने ठकुरानी सा से कहा, माँ जी बुला रही हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर उसने फोन रख दिया। शालिनी जी ने लावण्या से कहा, बेटा एक बार अपनी पैकिंग चेक कर लेना, कहीं कोई चीज रह ना जाए। मयंक और मोहिनी ने तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग भी की थी, एक बार वो सब भी चेक कर लेना। मोहिनी जाओ जाकर लावण्या की पैकिंग में मदद करो। लावण्या ने उनसे कहा, माँ साहब वो तो हम रात में भी कर लेंगे, आइए हम किचन में आपकी हेल्प कर देते हैं। उसकी बात सुनकर शालिनी जी हंसते हुए बोली, अभी कुछ दिन तो तुम किचन को भूल जाओ। जो पल जिंदगी ने मुझे नहीं दिए वो सारे पल मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तुम उन पलों को जीकर खुश होगी तो लगेगा कि मैंने भी वो पल जी लिए हैं। और हाँ, ये लड्डू और मठरी का डिब्बा लो, वहां ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ ब्रेड खाकर रह जाओ। मयंक तो शुरू से बाहर रहा है तो उसे थोड़ा बहुत नॉनवेज खाने की आदत है, मगर तुम क्या करोगी? हाँ माँ साहब, नॉनवेज तो हम नहीं खा पाएंगे, ये मठरी का डिब्बा तो हम रख लेंगे। ये कहकर लावण्या भी हंसने लगी। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर जल्द